दोस्तों, मैं हूं सपना पाठक। आप देख रहे हैं जी इंडिया 81 लाइव टीवी। दोस्तों, मुंबई का मौसम और माहौल दोनों ही बहुत ज़्यादा खुशगवार है, बहुत ज़्यादा खुशनुमा है। और ऐसे मौसम और ऐसे माहौल में आज हमारी मुलाकात एक ऐसे दिलचस्प डायरेक्टर के साथ हो गई जिन्होंने अब तक अपना जो जीवन है, अब तक जो उनके जीवन का सफ़र है, उन्होंने 20 वर्ष का सफ़र, लंबा सफ़र यहाँ पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में लगा दिया। अब तक बहुत सी फिल्मों का, बहुत सी ऐड फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया है। वो बहुत अच्छे राइटर भी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं। इतने उम्दा इंसान हैं कि जिनके लिए कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेमस डायरेक्टर माननीय संजीव त्यागी जी की। तो आइए चलते हैं, उनसे एक मुलाकात करते हैं और छूते हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं का। जी इंडिया 81 लाइव टीवी में स्वागत है आपका। थैंक यू। आज हम अपने दर्शकों से आपको मुखातिब करा रहे हैं थैंक यू। और इसके साथ हम ये भी बता रहे हैं कि आपका जो सफ़र है फिल्मी दुनिया में, इस मायानगरी में, लगभग 20 वर्षों का है। तो कृपया शुरू करें अपने जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से। अनछुए क्या, जो लाइफ है ये चल रही है धीरे धीरे और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था अपने ग्रेजुएशन के बाद, बीएससी करने के बाद मैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर धीरे 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 बढ़ के डायरेक्टर बने, फिर प्रोड्यूसर बने। ऐसे ही चलते जा रहा है काम। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत काम किया, इंडियन स्पेस के लिए काम किया। और सबसे बड़ी खुशी होती है मुझे कि जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं उनकी लाइफ के ऊपर फिल्म बनाने का भी मुझे मौका मिला। वो डीडी स्पोर्ट्स पे मैंने इंडियन स्पेस के ऊपर काम किया, जिसमें मैंने राकेश शर्मा जी जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है उनको बुलाया था। तो मैंने साइंस फिक्शन काफ़ी किए। एक जरा सी बात डीडी पर प्राइम टाइम पे आता था और साइंस फिक्शन बहुत फेमस हुआ, वो किया। बाकी कर रहे हैं, मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फिल्में बनाई हैं। साइंस एंड बेसिकली मैंने साइंस फिक्शन बहुत ज़्यादा बनाया। अभी भी रिसेंटली जो मेरा दूरदर्शन के लिए था करिश्मा कुदरत का, वो मैंने अभी बनाया है। आपने बहुत सी फिल्मों का निर्माण किया है, बहुत सी ऐड फिल्मों का निर्माण किया है। तो क्या आप बता सकते हैं इनमें से ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपको? प्रोजेक्ट तो देखो, जब हम बनाते हैं या उसकी परिकल्पना करते हैं या उसके बारे में प्लानिंग करते हैं तो सबसे हर एक प्रोजेक्ट दिल के करीब होता है। मगर क्या होता है कि मेन चीज़ होती है कि जो हमारे बनाने के बाद फिर लोगों को, दर्शकों को हम पसंद आए या उनके दिमाग में बना रहे, तो वही फेमस होता है। बाकी तो हम फिर एक बनाने के बाद फिर दूसरे के लिए हम शुरू हो जाते हैं। वो हमें सबसे ज़्यादा चाहता होता है। जब उसे बना चुके होते हैं तो वो फिर हमारी नज़रों में कुछ नहीं होता। हमें लगता है कि इसके बाद फिर और इसके बाद और अच्छा बनाएंगे, इसके बाद और वो अच्छा बनाने की जो चाहत है वो कभी ख़त्म नहीं होती। अभी भी हम जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो आज हमारे दिल के करीब है। फिर वो बनने के बाद जब ऑडियंस उनको देखेगी तो दर्शकों के दिल के करीब हो जाएंगे। अभी आपके रनिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ जिसका नाम ये क्राइम नीला है। एक स्टोरी है, उसके 3 सीज़न मैं बनाना चाहता हूँ। एक मेरी वेब सीरीज़ है, उसके भी 3 सीज़न रहेंगे। मियाँ बदल डालो। टाइटल कुछ दिलचस्प नहीं है? देखो, जब टाइटल दिलचस्प होगा तभी जो क्रेज़ है, आजकल इतना कंपटीशन है, इतने OTT हैं या इतने अलग अलग चैनल्स हैं, तो जो ऑडियंस है उन्हीं जो क्लिक करते हैं, जो नाम से ही कुछ ऐसा पटाखा धमाका करते हैं तो उन्हीं को देखते हैं। जो नाम ही अच्छा नहीं होगा तो फिर उसके अंदर क्या, लिफाफे के अंदर क्या है, वो कैसे आप बता पाओगे। वो नाम ही मतलब फेस, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी फिल्म का या किसी वेब सीरीज़ का नाम जो है उसका फेस है। जैसे आप आए मेरे पास, आपका चेहरा देखा तो बहुत खूबसूरत है, तो हमें मालूम हो गया कि आप इंसान अच्छे ही होंगे जब आपका चेहरा इतना खूबसूरत है। क्या जो फिल्मी कलाकार हैं, जो थिएटर के कलाकार हैं, जो मुंबई मायानगरी में वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, अब तक कईयों ने बहुत ऊंचाइयाँ देखी है, कई बहुत नीचे भी गिरे हैं। आप क्या मानते हैं कि इस मायानगरी पर कोरोना का कितना प्रभाव पड़ा? कोरोना का जो पहला फेज़ था कोरोना का, उससे बहुत असर पड़ा, मगर उससे हम लोग उभरने की कोशिश ही कर रहे थे। उन दिनों अभी जनवरी के करीब सब नॉर्मल होने लगा था। थिएटर खोलने की भी बात चल रही थी, कुछ थिएटर खुलने भी लगे थे और क्लब खुलने लगे थे, हर एक जगह मॉल खुलने लगे थे, मार्केट खुलने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी स्कूल में जाके होंगे, पढ़ाई होगी। मगर अचानक फिर दूसरे जो लहर आई उसने परेशान कर दिया। मगर इंडस्ट्री को मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर असर हुआ है वो फिल्म इंडस्ट्री को कोरोना का हुआ है,
क्योंकि जो शूटिंग होती है वो एक आदमी के लिए नहीं होती, हम एक ग्रुप में लोग एक फैमिली के तरीके से काम, एक टीम वर्क में काम करते हैं। तो उसको करने में अब नाकाम है, अभी उस तरीके से पहले वाली क्राउड के साथ में शूट नहीं कर पा रहे हैं, जो छोटी छोटी स्टोरीज़ पे काम कर रहे हैं। मगर हम लोगों को जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करना चाहिए, ताकि जो है फिर से जो बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर ना आ पाए। हमें खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे जो लोग मेरी बात सुन रहे हो, हर किसी को मास्क लगाना, हाथ सैनिटाइज करना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, ये चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे तो हम तीसरी लहर से बच पाएंगे। वरना अगर तीसरी लहर आ गई तो बहुत लोग बेरोजगार हैं। इस इंडस्ट्री के बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। आपके मानने का जो अर्थ है, जो आप कहना चाहते हैं, यानी कि कोरोना ने पूरी तरीके से मोदी का काम कर दिया और तो लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। जी, एक सवाल और है, थिएटर का जो आर्टिस्ट है कई बार वो इस इंडस्ट्री में आके बेरोजगार सा रह जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, थिएटर क्या एक माध्यम है, जो हमारी फिल्में बनती हैं वो थिएटर पर रिलीज़ होती हैं, लोग देखते हैं। मगर अभी क्या हुआ है, जैसे कोरोना की एक लहर आई, ऐसे ही जो हमारे इंडस्ट्री में उससे पहले से OTT प्लेटफॉर्म आने लगे, तो अभी हम जो है डाइवर्ट हो गए। अभी क्या हो गया कि हम उनकी तरफ जाने लगे। जो फिल्म है, कुछ छोटी फिल्में हैं वो रिलीज़ भी हो रही हैं, बड़ी फिल्में भी रिलीज़ हो रही हैं। मगर क्या था कि जो एक एन्जॉयमेंट था फैमिली के साथ सिनेमा देखने का, जो थिएटर के अंदर जो एंटरटेनमेंट है, जो मज़ा है, हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं, फिल्म को देख रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं फिल्म को, वो मज़ा चला गया है। इंडस्ट्री पे भी फ़र्क पड़ा है। जो सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, सिनेमा के लिए एक सिनेमा हॉल में 20 या 50 आदमी काम करते हैं, वो तो बेचारे बेरोज़गार हो गए उसके बनने से, बंद होने से, जो फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही, वो लोग भी बेरोज़गार हो गए। और जो रेवेन्यू आना था, वो रेवेन्यू भी कई हद तक जो प्रोड्यूसर को वो उम्मीद नहीं करी जा सकती अभी भी। अगर सिनेमा हॉल खुलते हैं, वो अच्छा सारे दर्शक देखने के लिए आ पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी काफ़ी दिन तक एक कोरोना का असर थिएटर के ऊपर रहने वाला है। एक निर्माता निर्देशक के रूप में इस समय आपने अब तक गुजारा है यहाँ पे, आपका जो सबसे बेहतरीन अनुभव रहा वो किस प्रोजेक्ट के साथ रहा? कि मैंने एक फिल्म कही है, वो अवार्ड के लिए भी गई, साइंस फिक्शन है, उसका नाम है मिशन पॉसिबल है। वो एक एलियन की स्टोरी है और वो दूसरी गैलेक्सी से इंडिया में आता है, और वो जो कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, क्योंकि आज हम ग्लोबल वार्मिंग को फेस कर रहे हैं धीरे धीरे, और आने वाले टाइम में फेस करेंगे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरा ही लिखा हुआ है साइंस फिक्शन, और वो साइंस नेशनल अवार्ड के लिए भी गया था, वहाँ भी नॉमिनेट हुआ। मुझे लगता है कि वो बहुत कमाल का प्रोजेक्ट था। जैसे कि हमने सुना है कि बहुत अच्छे कविता लेखक रहे हैं आप, एक बहुत अच्छे कवि रहे हैं आप, और बहुत से गीतों और गज़लों का भी लेखन किया है आपने अपनी फिल्मों की। क्या चंद ऐसी कुछ लाइनें हैं जिन्हें आप गुनगुनाना चाहेंगे? उसके लिए मुझे 20 वर्षों के इस अंतराल में आपने बहुत से कलाकारों को संघर्ष करते हुए देखा होगा, बहुत से कलाकारों को ऊंचाई टच करते हुए देखा होगा, बहुत से लोगों को अर्श से वर्ष पढ़ने अर्श तय करते हुए। क्या आप बता सकते हैं कि एक सफल कलाकार बनने के लिए इंसान में क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले तो जो कला है, प्रतिभा है, वो प्रतिभा होनी चाहिए, और एक प्रतिभा के साथ में उसका डेडिकेशन होना चाहिए। वो जो है, हम कितने अपनी कला के लिए, अपने काम के लिए कितने समर्पित हैं, कितने % हम समर्पित हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो तभी डिसाइड हो जाता है कि आदमी कितना आगे जाएगा या पीछे रह जाएगा। यहाँ एक सवाल और उठता है सर, अभी हाल ही में कुछ नए कलाकार इंडस्ट्री में आए हैं, जैसे आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, ये नए नाम हैं। इन्हें आने वाले बस पिछले 3-4 सालों के अंदर ही अच्छी खासा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने लगभग 40 वर्षों का लंबा समय इंडस्ट्री में बिता दिया, और उन्हें इतना लंबे समय बाद सफलता दी। क्या आप बता सकते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है? ये सितारों के पीछे सितारों की चाल है। वही जो राइट टाइम पे राइट काम करते हैं। ये जो जिन्होंने का आपने नाम बोला कि आपने आयुष्मान हो या राजकुमार राव हो, ये आने वाले टाइम के स्टार है, सुपरस्टार है। इन्होंने सही तरीके से सही अपनी प्रतिभा को इस्तेमाल किया और आगे बढ़ रहे हैं।
सही फिल्मों का चयन किया, मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बेसिकली जो मुझे लगता है कि आपके मेहनती और सब कुछ टैलेंट होने के साथ भी आपके सितारे क्या हैं। वो बोलते हैं ना कि इंडस्ट्री में जो है 70% मेहनत और 30% उसका लक काम करता है। तो जो लक है उनका स्टार चल रहे हैं। कहने का मतलब कि सितारे बोलते हैं, सितारे बोलते हैं, यानी लक बहुत बड़ी चीज़। लक बहुत, किसी भी चीज़ का लक बहुत बड़ी चीज़ है। कि बोलते हैं कि कर्म बड़ा है या मेहनत बड़ी है, तो वो आज की तारीख में समझ नहीं आया, मगर सितारे बहुत बड़ी चीज़ है इंडस्ट्री के लोगों के लिए। सर, रोज जो सर्वे किया गया है उसके हिसाब से रोज कम से कम 2 लाख लोग मुंबई की तरफ कूच करते हैं एक फेमस सेलिब्रिटी बनने के लिए, और कभी बड़ा पाव खा करके, कभी फुटपाथ पे सो करके, कभी घूमने रह करके, कभी किसी न किसी तरीके से वो बड़ी मुश्किलों से अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है की बात है। अब ऐसे में इतनी लग्जरियस लाइफ को जीते हुए और एक ऊंचाई को हासिल करने के लिए क्या आप कुछ भी ऐसा बता सकते हैं कि हाँ, उस कलाकार को उस रास्ते पर चलना चाहिए, वो सफल हो सकता है? मैं तो यही कह सकता हूँ, देखो सब जब लोग आते हैं मुंबई जो यहाँ का मुंबई है फिल्म इंडस्ट्री में, इसमें मोस्टली 90% लोग जो है माइग्रेटेड हैं, अलग अलग स्टेट्स आए हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, छोटे छोटे टाउन से आए हुए हैं। शुरुआत में हर एक किसी ने, जो आज बड़े सितारे हैं, उन्होंने भी स्ट्रगल किया है। तो उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो बड़ा पाव खाना, उस पर सोना, वो सर्कमस्टांसेस आदमी के। ये ज़रूरी नहीं कि लग्जरी गाड़ी से आए वो कल के दिन को स्टार बन जाएगा, ज़रूरी नहीं है। आपकी जो प्रतिभा है, प्रतिभा दिखाने का जो मौका है, वो अवसर तलाशिए जो आपकी प्रतिभा जहाँ दिखा सकते हैं, फिर आप क्यों नहीं बड़े स्टार बन सकते। एक सवाल और उठता है सर, मैंने सुना है कि इंडस्ट्री में खूबसूरती चलती है। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो नील नितिन मुकेश बेहद खूबसूरत रहे हैं, आदित्य पंचोली जी बेहद खूबसूरत रहे हैं, जबकि वहीं पर ओम पुरी जी बहुत ज़्यादा खूबसूरती में नहीं आते, लेकिन वो सफल है। परेश रावल जी बहुत ज़्यादा खूबसूरती में नहीं आते, लेकिन वो सफल है। आप बता सकते हैं कि इसके कारण क्या है? देखो, मेरा कहना यही है कि जो कला है वो किसी रंग भेद को नहीं पहचानती। जो टैलेंट है वो किसी के अंदर भी होता है। व्यक्ति विशेष, यानी कि खूबसूरत लोग होंगे जो शीशे के सामने, या जो वो प्रतिभाशाली होंगे, ज़रूरी नहीं है। मगर हाँ, एक सांवले रंग का आदमी वो टैलेंटेड हो सकता है, इसमें कोई दो राय। कला किसी के अंदर भी हो सकती है, हुनर किसी के अंदर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो गोरे लोग जो हैं वही कैमरे में, जहाँ अच्छी बात है कि अच्छे लग सकते हैं, पर अच्छा लगना ज़रूरी नहीं। मगर जब तक वो जिस किरदार को निभा रहे हैं वो उसको ढंग के साथ नहीं निभा पा रहे, उस न्याय नहीं कर पा रहे उस कैरेक्टर के साथ में, तो फिर खूबसूरती और खूबसूरत होने का कोई फ़ायदा नहीं। सर, तो जो भी कलाकार हैं आने वाले इस इंडस्ट्री में, जो बहुत बड़ा सपना देखते हैं कि मैं एक दिन मौजूद और ऊंचाइयों को छूंगा, सफलता की आकांक्षा करूँगा, आप ऐसे कलाकारों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत कीजिए और रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। अब मैं जब एक छोटे शहर से आया तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरी मंजिल कहाँ जाएगी, कहाँ पहुँचूँगा। मैं तो कहता हूँ मैं अभी भी स्ट्रगल, हम लोग राज कपूर साहब की मुझे एक ही बात लगती है कि लास्ट मोमेंट में बोलते हैं कि अभी मेरा स्ट्रगल जारी है। तो स्ट्रगल के वे बात बदल है, किस चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं, मगर स्ट्रगल जारी रहता है। तो स्ट्रगल भी ऐसे ही, स्ट्रगल आपकी जब तक लाइफ है हमेशा रहता है, मगर स्ट्रगल के मायने बदल जाते हैं। दिस शो मस्ट गो ऑन, यानी चलते रहिए और आप एकदम सफल जरूर होंगे, ये आपका संदेश है जी। सर, जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश है जी इंडिया एटीवन लाइव की आपसे। आप बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे कविकार हैं, गीतकार हैं, कथाकार हैं, तो हम चाहेंगे कि चंद लाइनें आप हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए चंद लाइनें या तो सुना दीजिए या गुनगुना दीजिए। मैं सुना सकता हूँ, गुनगुनाना तो मुझे नहीं आता। जो एक हमारी ज़िंदगी का एक अहम किरदार है वो हमारी माँ है। मैं माँ के लिए ही 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ, शायद वो आपको अपनी सी लगेंगी। वो भी क्या दिन थे माँ की गोदी में, उठना जागना खाना पीना सब कुछ होता गोदी में। मैं माँ से तनिक दूर होता मैं रोता, सब विचार में पड़ जाते फिर आ जाता गोदी में। क्या भूलूं क्या याद करूं सुबकने लगता हूँ, माँ ले ले मुझको। तो दोस्तों, देखा आपने माननीय संजीव त्यागी जी की गहराई को,
कितनी शिद्दत से उन्होंने ये 20 साल का सफ़र इस माया नगरी में तय किया है। दोस्तों, मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। जैसे कि मेरे सवाल थे उनसे कि हर वो लड़का जो 16 साल का होता है और 20-25 के सपनों में मुंबई की माया नगरी आती है, वो एक फेमस देखा जाए तो हीरो बनना चाहता है, कुछ करियर ऑब्जेक्शन के रूप में देखते हैं इसको। और मेरे सवाल भी यही हैं, क्योंकि मैं खुद भी फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, तो मेरे सवाल भी यही हैं कि जो कलाकार सपना लेकर के आता है बाहर से कि हाँ मुझे माया नगरी में जाना है, कुछ बनना है, किसी मुकाम को टच करना है, वो सबसे पहले जिन दिक्कतों का सामना करता है और उन दिक्कतों के बाद जब वो किसी मुकाम को टच करता है तो उसके बीच में क्या क्या उसको सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं उसको मिलती हैं, क्या क्या मुश्किलें आती हैं जिनका वो सामना करे। क्योंकि सर ने आपको बताया कि हाँ आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, हारना नहीं है, डर के नहीं भागना है। बिकॉज आप डेडिकेशन के साथ, आप मजबूती के साथ अगर खड़े रहेंगे कि नहीं मुझे तो कुछ बनना है, मैं आया हूँ तो कुछ करने के लिए आया हूँ। कहते हैं ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो अगर कुछ बनना है तो अपने आप को भूल जाइए, उस मुकाम को छूने के लिए अपने आप को मिट्टी बना दीजिए। क्योंकि जानते हैं वही पत्थर पूजा जाता है जो एक बार पिस जाता है और फिर मूर्ति में तब्दील होता है, तब जाकर के उसकी पूजा होती है, वरना वो रास्ते का कंकड़ है। इस तरीके से अगर हम अपने करियर को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें मजबूती के साथ आना पड़ेगा, यहाँ लगे रहना पड़ेगा, यहाँ टिकना पड़ेगा, यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा, फिर एक ऊंचाई को हासिल करना पड़ेगा। इसके साथ ही सर ने हमें ये भी बताया कि माँ बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों। जब हम माँ का नाम लेते हैं ना तो हमें स्वर्ग नज़र आता है। माँ जिससे हमारी दुनिया शुरू होती है, क्योंकि जब हमने दुनिया नहीं देखी होती तब हमें सिर्फ माँ दिखती है। उसकी कोख में 9 महीने रहने के बाद जब हम बाहर संसार में आते हैं ना तो सबसे पहले हम उसकी उंगली पकड़ते हैं। हमारे मुंह से निकलने वाला पहला शब्द ही हमें माँ ही होता है। और जब हमें आज भी चोट लगती है तो सबसे पहले हम माँ ही बोलते हैं। तो आपने देखा, हमने सर से जब गुजारिश की तो उन्होंने सबसे पहला शब्द माँ, उन्होंने माँ के लिए कविताएं कही। जी हाँ, ये माँ शब्द बेहद संवेदनशील है। हर एक का स्वर्ग है माँ। कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। ऐसे ही बहुत सी खबरों के लिए, ऐसे ही बहुत से साक्षात्कार के लिए जुड़े रहिए जी इंडिया 81 लाइव टीवी से। मैं हूँ सपना पाठक, नमस्कार।